हेलो। क्या मेरी क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सभी? ये आवाज आ रही है मुझे। आवाज आ रही है, कुछ नेटवर्क की दिक्कत है, इसी वजह से ये हो रहा है। मेरी तरफ ही हुआ है, सभी की तरफ हुआ है। वो सभी हेलो। की तरफ सारे सारे उड़ सभी। गए। हम भी उड़ गए अरे थे अरे अरे। बाहर। हाँ। चलिए चलिए, ठीक है। ये कुछ एप्लीकेशन का कुछ प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से थोड़ी देर से ये दिक्कत आ रही है। अभी शायद ना आए। आ, जी। अभी 5 लोग ज्वाइन कर गए हैं, तो हम लोग चर्चा को कंटिन्यू करते हैं। रिकॉर्डिंग है और बाकी साथी जुड़ रहे राइट। हैं तब तक। जी। आप बहुत बढ़िया राइट राइट। बता रहे थे उसको। हम लोग विस्तार देते हैं। जी। जी। तो इसको आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से बताता हूँ कि हम्म। प्रकृति से जुड़ने का माध्यम प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में हमने आज का एक मॉड्यूल बन चुका है, और हम बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं सिलेबस के माध्यम से। 4-5 साल पढ़ाते हैं योगा प्राणायाम, और उसके साथ में पंचकर्म से जुड़ी हुई चीजें। पंचकर्म से जुड़ी हुई चीजें क्या है? उसको अभ्यंग, वमन, विरेचन आयुर्वेद में ऐसे बोला था, और यहाँ पर दूसरी भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया है वही सारी चीजें। तो वमन, वमन को इन्होंने कह दिया साहब कुंजल कराओ, है ना? तो वमन का मतलब यह है कि शरीर की ऊपरी हिस्से की सफाई करना। कुछ पानी या कोई भी ऐसे तत्वों को हमने अंदर शरीर में डाला और फिर उसको उल्टी करके बाहर निकाला। यानी ऊपर से कफ और पित्त से जुड़ी हुई बीमारियों को, अंदर कफ पित्त वात बढ़ गया है तो, वात बढ़ गया है तो उसके लिए एनिमा, और कफ पित्त बढ़ गया है तो उसके लिए वमन। वमन, विरेचन। विरेचन का मतलब पूरी ऊपर से नीचे तक कोई औषधियों का प्रयोग करते हुए उनको देना मरीजों को, और वो शरीर की पूरी शुद्धि कर देगा। ऊपर से कुछ भी हमने दिया, जैसे हर्ड का प्रयोग है या कुछ भी ऐसी जो शरीर की सफाई कर सकता हो, मुंह से लेकर के एनस तक का हिस्सा पूरा साफ कर सकता हो, तो ये हो गया विरेचन। अब वमन का नेचुरोपैथी में नाम हो गया है कुंजल। कुंजल मतलब उसके, हालांकि वमन पूरी तरह से वमन नहीं है वो कुंजल, लेकिन कुछ हद तक उसके करीब करीब है। विरेचन, विरेचन वहां पर ऐसा कुछ है नहीं उसमें, संख प्रक्षालन वगैरह ये ऐड करके विरेचन का नाम अपने तरीके से किया गया है। और वमन विरेचन उसके बाद में जो एनिमा या बस्ती जिसको बोलते हैं हम लोग, बस्ती, फिर नस्य और रक्तमोक्षण, ये जो आयुर्वेद के 5 भाग पंचकर्मा कहलाते हैं। 5 कर्म यानी आयुर्वेद के 5 कर्म। आयुर्वेद कहता है कोई बीमारी आई है शरीर में तो उसको उठा करके पूरा पोटली बना के बाहर फेंक देना, यानी शरीर की पूरी शुद्धि करना। यानी पहला प्रयोग चाहे दवाओं के माध्यम से हो, दवा कुछ होती नहीं है आयुर्वेद में, सारी नेचुरल चीजें हैं। नेचर से जो चीजें हमको मिलती हैं उन्हीं को हमने दवा का नाम दे दिया गया, क्योंकि और कुछ तो है नहीं। तो एक व्यवस्था बना दी गई, वो दवा हो गई, इसको हमने दवा कह दिया। दवा का मतलब पहले दवा खाना, यानी रोग को दबाने वाली चीज। दबा खाना, हमारे बड़े बुजुर्गों ने उसका नाम ही दवा खाना कर दिया। दबाना, रोग को दबाना। आयुर्वेद का आशय उल्टा है। आयुर्वेद कहता है रोग को दबाना नहीं है, रोग को उठा के बाहर फेंक देना है। तो कहना वरन वमन करना, यानी नेचुरोपैथी के सिद्धांत में उसको कुंजल करना कहला दिया गया है। फिर विरेचन, यानी ऊपर से नीचे तक एनस तक की सफाई, तो उसमें कुछ औषधीय प्रयोग करके या कुछ चीजें दे करके शरीर की शुद्धिकरण कर देना। फिर उसके बाद में बस्ती। तो ये विरेचन वाली पद्धति वहां पर संघ प्रक्षालन ने ले ली। एक नींबू पानी या ऐसा कुछ हमने प्रयोग किया और वो किसी विधि से उसकी सफाई कर देना है। तो एनएस तक का पार्ट साफ करने का विरेचन कहलाता है हिस्सा। और वहां पर कुछ और हमने नाम दे दिया है। तो केवल नामकरण अलग हुआ है, कुछ कुछ अंतर जो हम आयुर्वेद को नहीं कर पाए वो हमने अपनी मर्जी से अलग अलग नाम दे दिया आधुनिक भाषा में, आधुनिक पद्धति में। जाना वही, उद्देश्य वही है, प्रकृति के समीप जाना यानी प्रकृति के सानिध्य में रहना। तो यहाँ पर हमने देखा आयुर्वेद में 3 कर्म, वमन, विरेचन और बस्ती। बस्ती का मतलब एनस पॉइंट से कुछ हमने अंदर डाला। तो आयुर्वेद में अलग अलग रोग के अनुसार अलग अलग काढ़े वगैरह दिए जाते हैं।
उनसे कभी नीम का काढ़ा बना करके उससे बस्ती दी जाती, यानी एनिमा, जिसको आजकल भाषा में एनिमा बोलते हैं। और साथ में कभी त्रिफला का काढ़ा, कभी दशमूल का काढ़ा। जैसा जैसा रोग वैसा वैसा आपको कोलोन की सफाई के लिए साधन दिया जाता है। उससे सफाई होती है, फिर सफाई जब हो जाती है तो उसके अंदर कोई दवा इम्प्लांट कर दी जाती है। दवा इन द सेंस, जैसे दशमूल का ऑयल हो गया, है ना। ऐसा कोई ऑयल जो तिल से बनी हुई, बेसिक तिल पर बेस्ड होती हैं सारी दवाएं। बलाश्वगंधा हो गया, क्योंकि वहाँ कोलोन में सफाई करते हैं तो खुश्की हो जाती है, तो मरीज को वीकनेस आती है, आंतों में ड्राइनेस पैदा हो जाती है। आजकल जो हम खान पान कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमें ड्राई कर रहा है, सुखा रहा है हमारी चीज़ों को, उससे रोग बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये लोग, कुछ उसमें लुब्रिकेशन भी डाल देते हैं आंतों के अंदर, ताकि उसका पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ सके। तो ये है आयुर्वेद में। तो वमन, विरेचन, फिर बस्ती, ये तीन प्रक्रिया हो गई। उसके बाद में नस्य, यानी ब्रेन का, क्योंकि हमारे साथ सारा जो है, जो गट सिस्टम है वो सेकंड ब्रेन है, और फर्स्ट ब्रेन हमारा दिमाग है। तो आजकल नेचुरोपैथी वाले गट हेल्थ की चिंता ज्यादा करने लगे कि गट हेल्थ सुधारो, ये करो वो करो। तो आयुर्वेद तो ये वर्षों से करता है। अभी कुछ चंद वर्षों से आयुर्वेद की नकल करके हमने नामकरण अलग कर दिया है, क्योंकि नामकरण में हम माहिर हैं। तो माहिर होने के कारण हम कुछ भी नाम दे देते हैं। एक नाम ही बदला है, बाकी सब लगभग लगभग काम वैसे ही है जो आयुर्वेद में हुआ करते थे। कुछ एक चीजों तक, दवाओं तक सीमित कर दिए गए, 40 जो भी सुरक्षित मेडिसिन उसमें नेचुरोपैथी को सिद्धांत के तहत कर दिया गया है। सिलेबस में भी यही पढ़ाया जा रहा है। और आयुर्वेद में संपूर्ण जो औषधि है या जड़ी बूटियां हैं, उनको अच्छे से पूरा उसका वर्गीकरण, उसका सिस्टम पूरा पढ़ाया जाता है। उसके गुण, उसके भेद, उसके तरीके, क्या लेने के क्या तरीके होंगे। कुछ औषधियां होती हैं जो उनका निकास यूरिन के थ्रू होता है, यूरिथ्रे से बाहर निकलती है, जैसे गोक्षुर आदि है। तो गोखरू का पाउडर हो गया, वो यूरिन से बाहर निकलता है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें, जैसे हर्ड है, हर्ड जैसी मेडिसिन है, वो एनस के माध्यम से बाहर निकलती है शरीर में, गंदगी को लेकर के। तो गोखरू दिया तो हमने यूरिनरी ट्रैक से बाहर निकाला गंदगी को। और त्रिफला या दशमूल या एक ऐसा कुछ भी दिया तो वो सब कहाँ से निकला, एनस पार्ट से। तो आयुर्वेद में सारी चीजें वर्णन है। स्किन से कुछ और पार्ट निकलेगा, तो ऐसी औषधियां दी जाती हैं जो स्किन की सफाई करती हूँ। यानी पेट के अंदर डाला है हमने, पेट से पूरी 7 लेयर, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, सातों धातुओं को पुष्टि करते हुए वो स्किन से बाहर निकलती है। तो ऐसी कुछ मेडिसिन है जो आयुर्वेद में दी गई। यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा जिसको बोलते हैं, वहां पर वो मौन है। तो उन्होंने दूसरा एक सिस्टम बना लिया है, चलो ये शुद्धि करो, और ऊपर से मिट्टी पट्टी कुछ लगा के रंध्रों को खोलो, सफाई करो। तो 5-6 फीट गड्ढे के अंदर से कुछ मिट्टी वगैरह निकाली जाती है, गोबर गौमूत्र के साथ में उसका, या कोई औषधियों के साथ मिश्रण करके स्किन डिजीज में उसको शरीर पे लगाया जाता है। तो ये है प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के दोनों के बीच का सामंजस्य इन्हीं विधाओं से वर्णित होता है। तो हमने इस तरह से दोनों चीजों को देखा। पंचकर्मा में पांचवा सिद्धांत रह गया रक्त मोक्षण। चार तो हमने देखा, वमन पहला, विरेचन दूसरा, तीसरा बस्ती, चौथा नस्य, और पांचवा रक्त मोक्षण। जैसे खून गंदा हो गया है तो लीच, आजकल लीच थेरेपी जिसको बोलते हैं, ये आयुर्वेद ही है, कुछ भी अलग नहीं है। लीच को दे दिया जाता है, या किसी नर्व से, जहां नर्व में गंदगी जमा हो गई है उसको। इंजेक्शन तो आजकल आ गए हैं, पहले अलग अलग यंत्र होते थे, उसको हम भी खींच करके उस गंदगी को बाहर निकाल लेते हैं, या गंदा खून वहां पर बांध करके निकाल लेते हैं। तो ये रक्त मोक्षण हुआ।
ये आयुर्वेद की पद्धतियां थी पुरानी, और चली आ रही हैं और चलती रहेंगी। ये सनातन परंपरा के तहत है। हाँ, अब जो अंतर आया है आजकल प्राकृतिक चिकित्सा में, वो समय के आधार पे बदलाव कर रही है। कभी कुछ किया और कभी कुछ, क्योंकि बदलती परिस्थितियों के अनुसार चलने वाली चीजें हैं। तो बदलाव जो चिकित्सा करती है वो सनातन नहीं है, शाश्वत सत्य नहीं हो सकती है। तो शाश्वत सत्य क्या है? संपूर्ण आयुर्वेद, जो आयुर्वेद के टुकड़े करके हमने बनाया है, वो शाश्वत सत्य नहीं हो सकता है। वो हमारी क्षणिक उपयोगिताओं को तय कर सकता है, आवश्यकताओं की पुनरावलोकन के साथ में उनकी व्यवस्थाओं को संभाल सकता है, बदलाव के साथ कर सकता है। जैसे आधुनिक चिकित्सा पद्धति करती है कि भाई आज पैरासीटामोल खराब हो गया है, इसको बैन कर दिया। कभी कुछ अच्छा था, कभी कुछ खराब हो गया। जैसे सी पेनिसिलिन का इंजेक्शन आता था एंटीबायोटिक के तौर पे, सी पेनिसिलिन बंद हो गया, पहले पेनिसिलिन आया, पेनिसिलिन बंद हुआ, फिर सी पेनिसिलिन आ गया तो फिर सी पेनिसिलिन को बंद किया। ऐसे कई और भी चीजें बैन होती चली गई। फिर स्टेरॉइड्स आ गए तो वो बैन होते चले गए। तो जैसे जैसे प्रयोग होते गए उनके साइड इफेक्ट या खराबियां उनकी दिखती गई हैं, और हमने उनको बैन करते गए, क्योंकि हम ही ने नाम दिए थे, हम ही ने व्यवस्था बनाई थी, हमने उनको बंद कर दिया। लेकिन आयुर्वेद में आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ। जो हजारों साल से जो था वो है और रहेगा, कभी बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि सिद्धांत उसके हजारों साल परखने के बाद बना है। तो आयुर्वेद माँ बाप है सारी चिकित्सा पद्धतियों का, बाकी सब बच्चे हैं। लोग कहते हैं आयुर्वेद में शोध नहीं होते, भैया इतने शोध हो चुके हैं उनके अंदर, उसमें हर चीज वर्णित है। हम आधे अधूरे पढ़ाई करके फिर बोलेंगे शोध नहीं होते? भाई जो हुए हैं उनको तो पढ़ लो पहले। तो ये जानना जरूरी है हमें, आयुर्वेद ये है। और आजकल की जितनी भी पद्धतियां आ रही हैं, वहीं से निकास है सबका, निकलने का तरीका भी वही है, क्रम भी वही है। अब उसमें यहाँ हमने जहाँ वमन को कुंजल बोल दिया गया, फिर उसके बाद में शरीर की सफाई करने का माध्यम बदल लिया। इससे क्या हो रहा है, लंबे समय तक ये प्रक्रिया यदि चलती रहे तो शरीर में ड्राइनेस आने शुरू हो जाती है। तो बार बार एनिमा लेना, बार बार सफाई करना, बार बार गंदगी को ठीक करना, तो प्रकृति से जुड़ना, प्रकृति के खान पान को अपनाना, ये अच्छी बात है और होना भी चाहिए। लेकिन जो बॉडी में ड्राइनेस आती है, प्राकृतिक चिकित्सा हालांकि अच्छी है, लेकिन जहां उसमें खामियां हैं उसमें अभी और भविष्य में सुधार होंगे, और होते भी आए हैं, होंगे, और कुछ नयापन उसमें जुड़ता भी रहेगा। तो ये है दोनों का अंतर, दोनों का परिप्रेक्ष्य। अब आपके कोई इसमें प्रश्न है तो हम उसके आधार पे उनका वर्गीकरण और उनका क्लासिफिकेशन जरूर भी बनेगा, आपके सामने रखेंगे। आपके कोई सवाल हैं तो आप ले सकते हैं। मैंने शॉर्ट में बहुत कम शब्दों में बात को रखने का प्रयास किया। आयुर्वेद क्या, प्राकृतिक चिकित्सा क्या, इन दोनों के बीच का अंतर मैंने समझाया। कोई चीज छूट गई होगी तो हम मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। आपके वन बाय वन हैंड रेज होते जाएंगे, मैं सवाल का उत्तर देता जाऊंगा और समाधान ढूंढते जाएंगे। जी, स्वागत। अंतरंग जी, अ, आचार्य अंतरंग ये जी। जी इसमें अरुण तिवारी या डॉक्टर राजाराम यादव जी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, और बाकी लोग भी कोई बोलना चाहते हो तो अपना ये हाथ रेस कर। अरुण तिवारी जी, आप आपने वीडियो ऑन किया, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? डॉक्टर राजाराम जी, आप बोलिए। जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी, प्रणाम। प्रशांत जी, आपने प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक चिकित्सा में डिफरेंस और डिटेल में बता दिया है।
आज का टॉपिक तो मुझे ऐसा लगा कि प्राकृतिक चिकित्सा ही है। और ये इसमें प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत जहां तक मैं समझता हूँ आपने बहुत डिटेल में बता दिया। ये स्वास्थ्य का प्राकृतिक संतुलन है। रोग को जड़ से खत्म करने का भी एक कोशिश है। प्राकृतिक संसाधनों का ही उपयोग है, जैसे जल है, धूप है, हवा है, और योग भी है, और आहार है। रासायनिक और दवाइयों का से बचाव है। शायद उसमें जो एलोपैथिक में, जो कुछ आयुर्वेदिक में भी होती है, उनसे इसमें प्रयोग ना होता हो। आधार और जीवन शैली आहार और जीवन शैली में सुधार की कोशिश है। उसी के थ्रू ये प्राकृतिक चिकित्सा है। अब इसका जो हेडिंग आज का दिया है, वो कह रहे हैं कि इसके प्रसार में क्या चुनौतियां हैं। इसमें तो ये बात तो है ही कि जागरूकता में कमी है, वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी है, कमी का भ्रम है। मैं आपने अभी जो एक बात कही उसको क्लियर कर देता हूं कि हम कमी नहीं कह रहे हैं, कमी का भ्रम है, क्योंकि जागरूकता नहीं है। संसाधनों की भी इसके लिए कमी है। आर्थिक और सामाजिक बाधाएं भी हैं। नीति और योजनाओं की कमी है। अभी कुछ हो रहा है इस गवर्नमेंट से, नहीं कि पहले तो इसका कोई जिक्र ही नहीं था। सुधार के रास्ते क्या हो सकते हैं? जागरूकता व प्रशिक्षण, बेसिकली क्षमता को बढ़ाना है जो भी इसका प्रयोग करता है। और ब्लॉक से पूछा तो केंद्र स्थापित करना भी एक जरूरी है। जैसे आप शिविर लगाते हैं, उस तरह का शिविर इसके लिए भी जरूरी है। राष्ट्रीय योजनाओं का समावेश करके स्थानीय संसाधनों का उपयोग करें, कहीं कौन सी मिट्टी है, कहीं कौन सा जल है। और समुदायों को जोड़ना, और स्वास्थ्य स्वास्थ्य और कृषि का जुड़ाव, ये भी जरूरी है इसके लिए। वो आयुर्वेद में भी जरूरी है। आप ब्लॉक स्तर पे योजना बनाने का आज के टॉपिक में अभिषेक जी ने जिक्र किया है। तो ब्लॉक स्तर पे हमें जैसे आयुर्वेद में भी केंद्र बनाने की जरूरत है, इसमें भी आपके सर्वेक्षण करने की जरूरत है कि यहाँ किस तरह का संसाधन अवेलेबल है, डेटा ग्रहण करना है, और केंद्रों की स्थापना कहीं हो सके तो अच्छा है। इसके साथ साथ प्रशिक्षण और रोजगार, सामूहिक स्वास्थ्य शिविर जैसे आप लगाते हैं, स्कूल व कॉलेज स्तर पर इसका कार्यक्रम और प्रचार, स्थानीय नेतृत्व जो लोग वहां के हैं, और सहकारिता जो हमारी आजकल चल रही है, उसका भी प्रयोग करते हुए उनमें भी इसका ज्ञान देना है। और प्रमाणों की निगरानी भी रखना है, जो क्या क्या प्रमाण निकले हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से इसका एक विषय उठता है। और संभावित इसके परिणाम क्या निकल सकते हैं, इन सब का ध्यान रखते हुए तो स्वास्थ्य में, समाज के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। आधार में भी उस तरीके से आयुर्वेद या इसके तरीके से हम लेंगे तो उसमें भी शुद्धता आ सकती है। खर्चे में कमी हो सकती है, जीवन शैली में सुधार हो सकता है। और पर्यावरण, क्योंकि इसमें ऐसी चीज का उपयोग नहीं है, तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी ये अच्छा लग रहा है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, बाकी आपने सब क्रियाओं का डिटेल में बता दिया है। धन्यवाद। जी धन्यवाद साहब। ये स्क्रीन पे मैं कुछ आपको शेयर किया है। एक कार्य योजना है ब्लॉक स्तर पर, व्यापक योजना। हम 6 महीने का कार्य योजना भी बना सकते हैं, 1 वर्ष का भी बना सकते हैं, 3 वर्ष का भी बना सकते हैं मॉडल ब्लॉक में। आशा वर्कर जो होती हैं उनको हम ये जानकारी, क्योंकि एलोपैथी वाले आशा वर्कर का काम ही वहाँ केवल इतना ही है कि जो महिलाएं हैं उनको ज्यादातर हॉस्पिटल तक ले जाना, बस इतना सा ही काम रह गया है। बाकी वो खाली बैठी रहती हैं, उनके पास और कोई काम होता नहीं है। तो हम उनको मासिक हेल्थ या वेलनेस टॉक ऐसा कुछ कार्यक्रम चलाकर, या पौष्टिक आहार, ऋतुचर्या, दिनचर्या, इनकी वर्कशॉप लगा के उनको जानकारी दे सकते हैं। ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे उनको समूह में जोड़ करके उनको संदेश कर दे सकते हैं।
इसके साथ में स्कूल कॉलेज में उनको जब हम आशा वर्कर को ट्रेनिंग दे देंगे तो वो स्कूल में कॉलेज में थोड़ा सा समय व्यतीत करें बच्चों के साथ में, तो जाकर के बच्चों को बताएं कि भाई इस तरह से ये कार्यक्रम चलते हैं और एक व्यवस्था बनी है आयुर्वेद की। आयुर्वेद के फिर हम जन जागरण शिविर बनाएं, क्योंकि आशा वर्कर हमारा पहला पड़ाव हो सकता है कार्यकर्ताओं के रूप में, क्योंकि वही वहां पर थोड़ी सी जागृति लाएं। तो हम जाकर के उनको बात कहें कि हम इस तरह के सेंटर यहाँ खोलना चाहते हैं, आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे, जो फीस आएगी थोड़ा बहुत कलेक्शन आएगा या जो भी आप करेंगी कार्य उसका आपको पेमेंट मिलेगा। तो उनको थोड़ी सी एक लालच रहेगी कि मेरे दिमाग में वो काम करना चाहिए। तो इस तरह से पंचकर्म यूनिट वगैरह का स्थापना भी हम कर सकते हैं। पहले उनको ट्रेंड करें, तो योग प्राणायाम कराएं, उनको कक्ष वगैरह बनाएं, औषध भंडार ऐसा कुछ बनाएं, मिनी लेबोरेटरीज की स्थापना, स्टाफ। तो ये हमारे पास में क्या है, इन सब चीजों की कमी है। जहां तक उसे पंचायत स्तर पर आयुर्वेदिक हेल्थ और वेलनेस सेंटर या के रूप में हम एक छोटा सा कमरे में हम उनको जानकारी देना शुरू करें, वहाँ के स्टाफ टीचर्स को जानकारी दें, तो उनके माध्यम से ये सारी चीजें कराएं तो शायद हो सकता है। उनको जब डाइट के प्लान के बताएंगे, जानकारी देंगे कि आपकी ऋतुचर्या क्या है, बिना दवाओं के कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, बीमार हो गए हैं तो क्या करें, प्रिकॉशन क्या लें, जड़ी बूटियां क्या हैं, ये दादी नानी के नुस्खे हैं, उनको छोटे मोटे हम बताएं। तो जब लोग उनका प्रयोग करके एकदम से जल्दी से स्वस्थ होने लगेंगे तो उनको लगेगा कि निश्चित तौर पे हम स्वस्थ इसी माध्यम से परमानेंट प्राप्त कर सकते हैं स्वास्थ्य को। ऐसे ही पंचकर्म की आवश्यकता के बारे में समझाएं, गर्भाधान, क्योंकि बेसिकली आशा वर्कर्स का कार्य क्या गर्भाधान को लेकर है, तो उनका इंटरेस्ट भी उसी में होता है। भाई माताओं को जो रास्ते में जो आने वाली तकलीफ है उनको हम कैसे पहुंचाएं सुरक्षित रूप से। तो आशा वर्कर्स कार्यकर्ताओं के लिए हम कुछ ऐसे बेसिक वेलनेस कोर्स या आयुर्वेदिक की तकनीक को लेकर के जानकारियां साझा करें, व्यवहारिक या ग्रामीण क्षेत्र के स्तर पर काम करें। तो 3 से 6 महीने में हमको एक छोटा मोटा पाठ्यक्रम बना करके हम बताएं, तो मुझे लगता है शायद थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जानकारी के अभाव में हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो जानकारी के अभाव में हो रहा है। तो आयुर्वेद का परिचय बताएं, आयुर्वेद का अर्थ समझाएं, उद्देश्य बताएं, मूलभूत आ, पंच महाभूत के सिद्धांत बताएं। उसमें नेचुरोपैथी भी आ जाता है, आयुर्वेद तो नेचुरोपैथी क्या है, वो आयुर्वेद का ही तो हिस्सा है। तो उसके जो सिद्धांत वात पित्त कफ क्या है ये हम समझाएं उनको, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में समझ पैदा हो, स्वास्थ्य की आयुर्वेदिक परिभाषा समझ में आए, बेसिक फंडामेंटल समझ, दिनचर्या ऋतुचर्या की बात हमने की। तो सुबह उठने का, रात को सोने का, ये सारी चीजों को हम देखते हुए कर सकते हैं। तो एक एक छोटा मोटा एक पीडीएफ भी हमने तैयार किया है, तो एक और उसमें जोड़ने का कार्य भी हम करेंगे। तो इस पीडीएफ को मैं ओपन करके आपको स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ। मुझे लगता है आप देख पा रहे होंगे शायद। शीर्षक हम दे सकते हैं इसमें, आशा वर्कर्स हेतु आयुर्वेदिक प्रशिक्षण। थोड़ा सा गलतियां हो गई टाइप करने में, क्योंकि अभी जल्दबाजी में बनाया हुआ है और इसको अधिक समृद्ध कर लिया जाएगा। बेसिक तकनीकी पाठ्यक्रम दे सकते हैं, आयुर्वेद का परिचय, पंचभूत महा सिद्धांत, त्रिदोष के सिद्धांत, वात पित्त कफ आधारित, प्रकृति की पहचान, प्रकृति कैसे, वात की प्रकृति क्या होगी, पित्त की प्रकृति क्या होगी, मेंटल क्या होगा, आयुर्वेद की परिभाषा क्या होगी, दिनचर्या ऋतुचर्या। ये जब हम एक छोटा सा
कोर्सनुमा यदि बताएंगे लोगों को तो रोगों की पहचान कैसे करें। अभी मैं एक नाभि के ऊपर मैंने किताब लिखना शुरू किया है, 10 अध्याय में लिख चुका हूँ, पहला भाग उसका कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा कंपाइलेशन का बाकी है कि नाभि में कौन सा तेल डालें कि कौन से रोग ठीक हो जाएंगे। केवल इतने से ही लोग 5-7 दिन में रिलीफ पा रहे हैं। इंसुमिनिया, नींद ना आना, पीसीओडी का बढ़ जाना, आजकल बच्चियों में ये बड़ी समस्या, हमारे पास ज्यादातर केस पीसीओडी के आ रहे हैं। और ज्यादातर को ये कह दिया जा रहा है कि भाई अब तो गर्भाशय निकालना पड़ेगा, अब जबकि उनकी शादी नहीं हुई, किसी की एज नहीं हुई, किसी की, मतलब स्थितियां ऐसी हैं समाज में। आधुनिक चिकित्सा पद्धति द्वारा कह दिया जा रहा है कि साहब आप तो ये हटाना पड़ेगा गर्भाशय। तो अब बच्चे रोते हैं उस समय संदर्भ के, हमारी तो जिंदगी की शुरुआत ही नहीं हो पाई है और ऐसी मजबूरियां हमारे सामने आ गई कि इनको हटाना है। ये बड़ी भारी समस्याएं हमारे सामने आ रही है, इनकी थोड़ी बहुत भी इनको जानकारी हम दें। घरेलू नुस्खे वगैरह जैसे हल्दी, तुलसी, अदरक, जैसा हमने कोरोना काल में सरकार ने भी चलाए थे प्रोग्राम, हम लोगों ने भी चलाए थे। त्रिफला, हार्ड, निर्गुंडी ऐसी सुरक्षित औषधियां जिसमें कोई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं। गिलोय, घनवटी कोई भी ले सकता है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं होता। त्रिकटु चूर्ण हो सकता है ना, ये घर में भी बना सकते हैं। सुदर्शन वटी, ये आराम से कोई भी ले सकता है, इनमें कोई नुकसान नहीं है। शतावरी कल्प, शतावरी, जो शरीर की गर्मी के कारण पीसीओडी वगैरह हो गया बच्चियों में, तो उनको हम शतावरी कल्प या ऐसी चीजें दे सकते हैं। दूध कल्प दे सकते हैं, आयुर्वेदिक काढ़े वगैरह बना के दे सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोग्राम चला सकते हैं। बीपी मापन की प्रक्रिया उनको समझा सकते हैं, बीपी चेक करना ऐसे, शुगर का रेट्स वगैरह, नाड़ी की पहचान करना, पल्स, बीएमआई, वजन वगैरह, इस तरह की सारी चीजें हम सिखाएं। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर वो हमारे हाथ, पैर, आंखें समाज में बन जाएंगे। मोच आ गई, छोटी मोटी चीजें, उसको एक भ्रांति है समाज में कि भाई ये ठीक नहीं होता है, इसमें देर से होता है। देर से नहीं होता, हमारे यहाँ तो कैंप में आ रहे हैं जो सालों से। अब एक लेडी आई है अभी 82 साल की मेरे पास में, एग्जाम्पल के तौर पे, वो कह रही है मेरे को 3 बार मशीन में डाल दिया और बाहर निकाला, फिर भी डॉक्टरों को समझ में नहीं आया कि मेरे को ये हाथ की नसें सुन्न क्यों हैं, काम क्यों नहीं कर रही है, पैरों की नसें काम क्यों नहीं कर रही है, जो गांठें हुई हैं ब्रेस्ट में ये क्यों हो गई हैं। अब ये छोटा सा चीज मैंने खा ली, उनको लेटाया, मैंने कहा आदरणीय आप लेटिए, बस थोड़ा सा चेकअप किया, पता पड़ा कि लिम्फ नोड लॉक्ड हैं, अपर और लोअर लिम्फ। केवल लिम्फ के हमने चिकित्सा की, थोड़ा सा उनको गरम पैड से सेक किया और कुछ मशीन से उन नसों को फ्री किया, उनका हाथ ऊपर जाने लगा। डॉक्टरों ने उनको कह दिया अब तो ऑपरेशन होगा, ये होगा, वो होगा। सिर्फ 3 दिन में खड़ी होकर आराम से चौथी मंजिल पे चढ़ रही हैं। इससे बढ़िया क्या होगा अब, जबकि वहां तो वो 3.5 महीने 4 महीने इलाज करा चुकी हैं। वहां किसी को समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये प्रॉब्लम है। तो आपको समझाने की प्रक्रिया सरल करनी पड़ेगी, सरल व्यवस्था बनानी पड़ेगी। संस्कृत में हम किसी को समझाएंगे तो वो नहीं होगा। आसान बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में, जिसमें हमारे लोग स्वतः समझ जाए, ऐसी व्यवस्थाओं को लाना पड़ेगा। उसके लिए आशा वर्कर्स या हमारे स्टाफ की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हमारे स्वास्थ्य मित्र तैयार हों या आयुर्वेद मित्र तैयार हों। स्वास्थ्य मित्र में वो सब होम्योपैथी, आयुर्वेद सारे आ जाएंगे, नेचुरोपैथी भी आ गई उनको। और यदि आयुर्वेद मित्र नाम लेंगे तो वहां पे फिर प्रतियोगिता शुरू हो जाती है लोगों की, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। तो हम कुछ ऐसे नाम दें। ऐसे ही गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित उपाय हम बताएं कि देखिए भाई, पहले महीने से लेकर 7वें महीने तक कोई भी गर्म चीजें नहीं खानी है तासीर की। अब वो गर्म तासीर क्या होती है, ठंडी तासीर क्या होती है, एलोपैथी को पता नहीं। तो बच्चा गिरेगा नहीं, उनकी जो नाल होती है बच्चे की कई बार फंस जाती है, फ्लूइड बढ़ जाता है, घट जाता है।
उसके कारण बीपी बढ़ जाता है ऐसी खान पान से। जैसे हम लोग ऐसा खान पान उनको दे दें माताओं को जिनसे बीपी बढ़ जाता है, जिनसे सिस्टम बिगड़ जाता है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम पहले 3-4 महीना नाभि में अरंडी का तेल या ऐसा कुछ चीजें ऋतुचर्या के हिसाब से या दिनचर्या के हिसाब से उनको दें, तो 9 महीने में पूरा सुरक्षित गर्भाधान हो सकता है बिना किसी ऑपरेशन के। ये सारी व्यवस्थाएं हम उनको ट्रेंड करें तो वो कर लेंगे। ऐसा कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। घर में भी तो हम लोग खाली देखभाल के लिए बताते हैं और लोग कर रहे हैं। नेचुरल प्रेगनेंसी हुई है, जब हमारी बच्चियों को हो सकती है तो बाकी को भी हो सकती है ना। हमारे किसी भाई बहन के बच्चों को क्यों नहीं हो सकती नेचुरल प्रेगनेंसी है? जब हमारे घर में हुई है तो यहाँ भी होंगी। तो जैसे हम घर में काम करते हैं, जैसे बाकी सब बच्चे हमारे बच्चे, तो उनके लिए भी काम करें, उनको जानकारियां दें, तो निश्चित तौर पे रिजल्ट मिलता है और आसानी से होता है। ऑपरेट करने की आवश्यकता नहीं, बिना दर्द के आसानी से सारी चीजें हो जाती हैं। मुख्य रूप से ऐसे ही हम ये कहें कि हमें गोबर गौमूत्र वाली या हम ऑर्गेनिक चीजों को खाएं, उससे ड्राइनेस नहीं आएगी बॉडी में, तो उसमें बहुत सारी बाधाएं बच जाएंगी। तो हम वो सारी चीजें, योग दिवस मनाना, उस पर जानकारी देना, हेल्थ कैंप लगाना, जागरूकता रैली, आशा वर्कर्स को हम जब ट्रेनिंग दे देंगे तो उन्हीं को हम जागरूकता रैली के माध्यम से समाज को जागृत करने में उनका योगदान लिया जा सकता है। छोटे मोटे लोगों को ही कह दें कि भाई ऐसा करो, ये काढ़े बना लो, कुछ औषधियाँ हमारे पास हैं, कुछ आपके यहाँ से इकट्ठी हो जाएं। क्या है, तुलसी के पत्ते तो बाजार में मिल जाते हैं, अमरूद का पत्ता बाजार में मिल जाता है, बाजार में नहीं मतलब हमारे खेतों में मिल जाता है, गाँव के अंदर। अरंडी के पत्ते हर जगह मिल जाते हैं, पपीते के पत्ते हर जगह फ्री में मिल जाते हैं। ऐसे ही हमारा बेल पत्र, अब ये बेल पत्र डिटॉक्सिफिकेशन, ये 10-5 पत्ते मिला करके, 2-2, 5-5 पत्ते, शीशम के पत्ते पेड़ों पर मिल जाते हैं, गांव में मिल जाते हैं। करना क्या है, इन पत्तों को उठा करके पीस करके वहीं इसी का काढ़ा बना देना है। फ्री की दवा है, डिटॉक्सिफिकेशन आराम से हो सकता है। बीमारी आधी से ज्यादा वही खत्म हो जाती है। तो कायाकल्प आपके हाथ में तो है, बस ये है कि आपको करने की आवश्यकता है। और हमारी जागरूकता रैली के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचे, मरीजों का रजिस्टर करें, उनको दवाइयों का स्टॉक समझाएं, ये सारी चीजें करें, तो निश्चित तौर पे हम ये कार्य कर सकते हैं। और आयुर्वेद इतना आसान है, मुझे अंग्रेजी पढ़ने में जितनी दिक्कत आई उतनी आयुर्वेद पढ़ने में नहीं आई, इतना आसान है। राजीव दीक्षित भी इसके ऊपर कई बार बोल गए कि सबसे दुनिया की आसान पद्धति और सबसे तेज रिजल्ट देने वाली पद्धति केवल और केवल आयुर्वेद है, और इसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकती। ऐसी कोई, जिनको हम जीवनदायिनी औषधि देते हैं, जब सब फेल हो जाते हैं, फिर वो डिटॉक्स करके हम लोग उनको साफ करके कुछ थेरेपी, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा के, लोग इस उम्र में खड़े हो रहे हैं कि भाई आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। 80 की उम्र का आदमी, 85 की उम्र, 90 तक के लोग खड़े हो जा रहे हैं, चल फिर रहे हैं, बिना किसी दवा के, बिना किसी सिस्टम के। एक सिस्टम तो हमने बनाया हुआ नेचुरली, कैंपों में आ रहे हैं जो लोगों का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हमारे पास में वीडियो भी अवेलेबल है, हमारे पास क्या नहीं है, सारी चीजें हैं। केवल इनको लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हमारे साथी मजबूती से पहुंचाएं, इच्छा शक्ति अपनी पहले तैयार करें। पहले हमारी अपनी टीम को हम प्रशिक्षित करें और आशा वर्कर्स को भी करें। जैसे हमने खतौली का प्रोग्राम शुरू किया था, तो वहाँ जो बीडीओज थी, अधिकारी गण थी, महिला अधिकारी, वो कहती थी कि सर ये है तो अच्छा, हम भी जानते हैं, हमारे घर में दादी नानी से हम सीख के आए हैं, लेकिन अभी उसमें बहुत सारी चीजें खत्म हो गई हैं। जो खत्म हो चुकी हैं उनको आप हमारी महिलाओं को ट्रेनिंग दीजिए। लोग जागरूकता के लिए तैयार बैठे हैं, अधिकारी गण खुद प्रयास कर में है कि उनको कोई आके बताए, उनकी महिलाओं को, आशा वर्कर्स को सिखाए
ऐसा नहीं है कि वो लोग तैयार नहीं है, वो भी तैयार बैठे हैं, उसके बावजूद भी हम लोग नहीं जा पा रहे उनके पास में। तो अब प्रयास तो करना पड़ेगा ना, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। बस मेरा मानना ये है, बाकी तो जब प्रयास करेंगे तो प्रयास पूर्वक सफलता जरूर मिलेगी। और जैसे हम लोग करके अपने को देखा ही है हमने, तो हमें मिला है और लोग ठीक भी हुए हैं। हम तो सिर्फ 5-5 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, जा करके उनको सिखा देते हैं, और सिखाने के बाद में लोग ठीक हो रहे हैं, अपने आप से ठीक हो रहे हैं। जबकि 5 दिन में कोई ठीक नहीं होता, लोग ठीक हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि रिजल्ट तो मिलता है। कई तो बिना दवा के यहाँ जयपुर के कैंप में ठीक हुए हैं, खतौली के कैंप में, नागपुर में, सब लोग बिना दवा से ठीक हुए। तो हम मिलकर के सामूहिक प्रयास करें तो निश्चित तौर पे आपकी सनातन परंपरा को जागृत होने में वक्त नहीं लगेगा। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आपका सहयोग और आपके प्रश्नों की प्रतीक्षा में धन्यवाद। धन्यवाद जी। डॉक्टर प्रशांत जी। अभी आपने जो कुछ भी जो प्रस्तुति किया, इसका आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जिससे कि आज ये हम समझ पा रहे हैं। अभी आज का जो विषय है वही है कि प्राकृतिक चिकित्सा, यानी आयुर्वेद जो प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत जो है, जो घर में हम कर सकते हैं। तो अभी मैं निवेदन करूंगा कि और किन्हीं का कोई विचार हो। जैसे अभी गोपाल प्रसाद जी हाथ उठाए हुए हैं ना, तो जरा आप क्या बोलना चाह रहे हैं गोपाल जी, अपने विचार व्यक्त करें। और बाकी लोग कोई किन्हीं को भी कोई बात रखना हो तो अपने हाथ उठा लें। अब आप इस आज के विषय पर जो परिचर्चा है, इसमें सिर्फ एक व्यक्ति का ही ये नहीं है ना, सभी लोग मिलकर बात करेंगे इस विषय पर कि कैसे हम लोग योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा को हम लोग जनमानस तक पहुंचा सकते हैं, इसका प्रचार। गोपाल प्रसाद जी, प्लीज। जी नमस्कार। प्रशांत जी को बहुत दिनों के बाद सुना, तो सबसे पहले तो मुझे प्रशांत जी से ये कहना है कि इतना भी रूठना जो है और इतना भी दूरी बनाना उचित नहीं है। तो डेली यदि संभव हो तो हम लोगों के कार्यक्रम में प्रतिदिन शरीक हुआ करें 8-15 से, तो बड़ी हमारे ऊपर व्यक्तिगत रूप से एक उपकार होगा उनका। क्योंकि कोई आदमी नहीं भी बोलता है, अगर वो उपस्थित भी है सभा में, तो सभा का नवरत्न तो नवरत्न ही है। तो एक कमी महसूस करता हूँ, ये मैंने साझा किया। दूसरी बात यह है कि एक वैद्य की पीड़ा को मैं अपनी पीड़ा समझते हुए ये भावना व्यक्त कर रहा हूँ कि आज का जो प्रचार और प्रसार का जो युग है, और डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफिकेशन का जो युग है, प्रचार और प्रोपेगेंडा का जो युग है, इस युग में एक वैद्य की जो परंपरागत वो सिद्धियां थी, और उन सिद्धियों के बदौलत वह कई जो है असाध्य रोगों को भी ठीक कर दिया करते थे बहुत कम ही मूल्य में। और आज हर चीज में ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन, और मानव को मानो ये चिकित्सक लोग जो हैं वो अपना धन जो है इकट्ठा करने का मशीन उन्होंने समझ रखा है। तो इसका सामना करने के लिए जो वैद्य की जो पद्धति थी, उस पद्धति को अगर कोई आदमी करता भी है, तो जो स्थापित जो ये चिकित्सा कर्मी हैं, वो यह कह करके उनका उपहास उड़ाते हैं कि भाई ये जो है मानक के अनुसार नहीं है, इसका कोई पैरामीटर नहीं है, इसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। इस तरह से उसको बहुत डेमोरलाइज किया जाता है, हतोत्साहित किया जाता है। तो इसके लिए क्या उपाय है? मुझे लगता है यह एक कमी है हमारे इस वर्तमान शासन व्यवस्था में। चिकित्सा आयुष आयुष डिपार्टमेंट भी जो है सबको कवर अप नहीं कर पा रहा है, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहा है जिसमें वो यह कहे कि भाई
आप जो है, आपको हम सर्टिफिकेशन देने के लिए तैयार हैं, आप ये सब मानक पूरा करिए। तो इस तरह से उनकी ओर से पहल या सिंगल विंडो सिस्टम, जिससे कि केवल और केवल ये जो वैद्य हैं, परंपरागत जो वैद्य हैं, और जो उनकी जो पद्धति है, जो उनका एक्सपीरियंस है, जो विलुप्त हो रहा है, उसको संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, और एक आम जनमानस को और गैर सरकारी संस्थाओं को इस विषय पर कैसे काम करना चाहिए, यह मेरा विषय है, यह मेरा प्रश्न है, जिज्ञासा है। कृपया इस संदर्भ में मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। धन्यवाद। जी प्रणाम, धन्यवाद आदरणीय। न मैं नाराज हूँ, न किसी से कोई दिक्कत है। मैं तो परिवार का आपका हिस्सा हूँ। जहाँ मुझे बता दिया जाता है कि आप यहीं से शुरू कर दीजिए, मैं तहे दिल से शुरू हो जाता हूँ। उसमें मुझे ना तो मीटिंग का टाइम याद रहता है, जब रोगी मेरे सामने बैठा होता है मुझे केवल एक ही चीज लगती कि आज इसको कैसे न कैसे फिट करके बैठना है, जाना है, खड़े होके जाना है। फिर मैं भूल जाता हूँ कि मैंने आज खाना भी खाया है कि नहीं, खाना भी आप ही लोग याद दिलाते हैं। योगी अंतरंग जी जो मेरे साथ या और भी लोग मेरे साथ में काम कर चुके हैं, वो मेरी आदतों से वाकिफ हैं। मुझे पता नहीं होता है कि रात के 1:30 कब बज गई, कब 2 बज गया, मैं सोया भी या नहीं सोया। आज उसके आंसू पहुंचने हैं तो पहुंचने ही हैं। ये सोच से मैं काम शुरू करता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ कि खाना भी पानी भी नसीब हुआ है कि नहीं हुआ। ये कारण है न आने के कार्यक्रमों में। इसलिए यदि किसी को इस वजह से मुझसे गिला है, शिकवा है, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी आदतों से मैं मजबूर हूँ। जब मैं याद ही नहीं रहता मुझे कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बस मुझे केवल अर्जुन की आंख की तरह, मतलब जैसे तीर वाली कहानी जो है ना अर्जुन वाली, बस वो ही दिखाई देता है कि मुझे कैसे इसको ठीक करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कैंप जब लगते हैं, मुश्किल से 5 से 10 पेशेंट ही अटेंड कर पाता हूँ, बाकी को खाली मैं बहुत ज्यादा सीरियस है तो ही, कि चलो कम से कम ये आए हैं तो इतना सीरियस है। कभी कभी तो एक एक पेशेंट को देखने में 1.5 घंटा भी लग जाता है, कभी कभी 2-2 घंटे भी लग जाते हैं। पेशेंट ही ऐसे आते हैं जब पूरा हार करके सारी दुनिया से हार जाते हैं, कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपको एक वीडियो साझा कर दूंगा। वो लेडी इस कंडीशन में आती है, रिटायर शिक्षिका है, और कौन सी, योगा आचार्य, योग की शिक्षिका, राजस्थान सरकार में फिजिकल एजुकेशन की शिक्षिका, रिटायर, जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है। ना आपके हाथ काम करते हैं ना पैर काम करते हैं, पूरी की रीढ़ की हड्डी कंप्लीटली डैमेज है। उसकी रिपोर्ट्स वगैरह सब आ चुकी हैं, सब में क्लियर हो गया। वो लेट नहीं सकती सीधी। उसको कोई इतने सॉफ्ट गद्दे पे कोई लिटा दे तो वो शायद सीधी तो लेट नहीं सकती, करवट लेके, क्योंकि रीढ़ की हड्डी कंप्लीटली डैमेज है, कंप्लीटली डैमेज। उसको सबके सामने सिर्फ 10 से 15 मिनट में ट्रीटमेंट दे करके प्रयास किया गया, हमने और हमारी टीम के द्वारा यहाँ जयपुर में। वो आज शादी में गई है अपनी बेटी की 21 तारीख को, ये जो गई 21 तारीख को, खुद ने अपने बाजार से सामान खरीदा। 21 तारीख की शादी, और कैंप कितने का है, 4, 5 और 6, 3 दिन का कैंप। 7 दिन की और थेरेपी लगी, 10 दिन में उसका ऑपरेशन नील, सब कुछ नील। आज वो शादी में नाच रही है, डांस कर रही है। जब इस टाइप के रोगी आते हैं तो समय लग जाता है। एक और चिकित्सा के लिए उज्जैन से एक बच्ची आती है 24 साल की, जो यहाँ जयपुर में आती है मेरे पास में। एक हमारे जीवन विद्या के साथी हैं, उनकी भतीजी, उनका फोन आता है कि सर कहाँ है। मैंने कहा मैं जयपुर ही हूँ, आ जाइए। तो वो आते हैं,
और वो रीढ़ की हड्डी पूरी कंप्लीटली डैमेज। वो पीछे स्कूटी पे बैठी हुई है, स्कूटी बैरियर से जंप करती है और वो लड़की उछल करके नीचे गिरती है, नीचे से गाड़ी निकल जाती है, सड़क के ऊपर गिरती है, रीढ़ की हड्डी पूरी डैमेज। इस कंडीशन में आती है, 3 दिन तक उठने की स्थिति में नहीं, 3 दिन तक। और मैं उस परिवार को भी धन्य बोलता हूँ कि उसने कम से कम मेरे साथ में 17 घंटे उस बच्ची के साथ बिताए, और जो कहा वो मेहनत की। हमने किसी ने कुछ खाया पिया नहीं, लगे रहे काम पर। वो आज आराम से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही है मध्य प्रदेश में, उज्जैन में। तो हमारा जो धर्म है, मुझे उस समय फिर मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता कि करना क्या है। कई बार इन्हीं कमियों से मैं आप लोगों के साथ में सेवाएं नहीं दे पाता, मीटिंग अटेंड नहीं कर पाता। कई बार मेरी अपनी गलतियां भी होती हैं, कई मैं भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता। तो इसलिए मैं आपसे करबद्ध निवेदन, सभी को चरण स्पर्श करते हुए कान पकड़ के सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरी गलतियों के लिए क्षमा करें। मैं आपके साथ आता रहूंगा जब भी। हाँ, जैसे अभी योगी अंतरंग जी ने मुझे याद दिलाया, अब चाहे एज फैक्टर मान लो या कुछ भी मान लो, जो भी अब अभी आजकल ये होने लगा है, मैं भूल जाता हूँ बहुत ज्यादा, आ, आ, दादा ये या दूसरा व्यस्तता के प्रश्न का कारण। उत्तर दीजिए। जी, दूसरा गोपाल वाला आप प्रसाद जी, बताइए। दूसरा प्रश्न क्या था? आपको याद है? मुझे याद नहीं है, फिर से याद दिला दीजिए नहीं कृपया। नहीं, गोपाल प्रसाद जी जरा रिपीट कर दीजिए। आदरणीय गोपाल प्लीज रिपीट प्रसाद जी। करिए ना। ये दूसरा प्रश्न ये था जी। कि एक वैद्य के सामने में जो समस्याएं आती है और सर्टिफिकेशन को लेकर के, उसके दवाओं के मान्यताओं को लेके, और जो ये एलोपैथी वाले जो प्रोपागेंडा करते हैं, हतोत्साहित करते हैं कि भाई तुम्हारा पैरामीटर नहीं है, तुम्हारे पास क्राइटेरिया नहीं है, तुम्हारे पास सर्टिफिकेशन नहीं है, तुमको ये करने का अधिकार नहीं है, तुमको ये दावा करने का अधिकार नहीं है। इस तरह से आयुर्वेदाचार्यों के खिलाफ और वैद्यों के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा पूरा करते रहते हैं। इससे आम जनमानस जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो इस समस्या का समाधान के लिए आप मार्गदर्शन करें। जी, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये सब समस्याएं जन जागरूकता अभियान के माध्यम से ही शॉर्ट आउट की जा सकती हैं, क्योंकि जनता, कहते हैं ना, जिसके जि, जिसके साथ जनता उसकी सब सुनता। तो आपके साथ जनता होगी तो आपकी सुनवाई होगी, नहीं तो आप अकेले बताते रहिए कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, आयुर्वेद ने ये कर दिया, आयुर्वेद ने वो कर दिया। क्योंकि आयुर्वेद के पास एक तो बजट कम है, सरकार से भी प्राथमिकता नहीं है। एक समय बजट समान रूप से मिलता था, आज 100 रुपये यदि चिकित्सा का बजट होता है तो उसमें से 98 रुपये एलोपैथी के पास चले जाते हैं या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में चले जाते हैं। यहाँ सिर्फ 2% होता है आयुर्वेद के पास, उसमें भी प्राकृतिक चिकित्सा भी आ गया, योग भी आ गया, आयुर्वेद भी आ गया, बाकी सब चीजें आ गई। तो अब जो हमारे साथीगण खर्चा करके अपनी जेब से तो कर नहीं सकते, वो भी सरकारी ड्यूटी करते हैं। दूसरा, हम जो पढ़ाना चाहते हैं वो बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा। दूसरी तीसरी बात ये कि जो योग्य वैद्य हुआ करते थे पहले, वो अब सेवाएं देने में अक्षम है ना। तो हमने उनसे सीखी विद्याएं, और हमने जो सीखा वो कागजीकरण सीखा सिर्फ, तो हमने कागजीकरण कर लिया। जो हाथ की विद्याएं थी, जैसे अभी मैंने किताब लिखा है नाभि के ऊपर, नाभि के ऊपर जो अल्टीमेट बुक्स पार्ट 1 आ रही है और पार्ट 2 आप पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि नाभि की चिकित्सा ही बहुत कुछ है। आपका ब्रह्म स्थान जो भी बोलते हैं, जो भी शब्द देना है, तो अल्टीमेट जो ज्ञान था वो हमारे से छूट गया है। जब तक वो ज्ञान नहीं आएगा, संपूर्ण आयुर्वेद का ज्ञान नहीं आएगा, तब तक ये सारी कमियां दिखती रहेंगी।
लोग उनको उजागर भी करते रहेंगे और उन समस्याओं से हमारे वैद्य लोग जूझते भी रहेंगे, क्योंकि एक तो एक साथ नहीं है, एकता का अभाव है। प्रमाणीकरण की बात तब हो सकती है जब अकेला आदमी क्या प्रमाण करेगा, उसके पास संसाधन भी नहीं है। आज केवल उनको ये कह दिया गया टेस्ट रिपोर्ट करो। भाई टेस्ट कैसे करे? टेस्ट रिपोर्ट में तो कुछ आ नहीं रहा। जो हमारे पास जो पेशेंट आई वो लेडी 3 बार मशीन में उसको डाला, एमआरआई टेस्ट करूंगा, चलो देखते हैं। एमआरआई की रिपोर्ट में न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं है। दूसरी, एक और नोएडा में केस आया था, उसकी एमआरआई रिपोर्ट में लिखा हुआ था L4 L5 डैमेज, मे बी L4 L5 कंप्रेस्ड। चेक करने के बाद में पता पड़ा S1 S2। मतलब हो कुछ रहा है, निकल कुछ रहा है, कहाँ क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई अपना प्रयास करना चाहे तो ऑथेंटिकेट नहीं है। तो हमारी जो पुरानी विद्या थी ना, वो आसानी से खुद से चेक, हमने क्या है, जिस ऊपर वाले ने या ईश्वर ने या जो कुछ भी प्रमाण माने या ना माने, किसी को भी ना माने, या इस प्रकृति ने ये जो मशीन बनाई है, जो आज बोल रही है मेरे रूप में, प्रशांत के रूप में या अंतरंग जी के रूप में, इस मशीन का कहना तो कोई मान नहीं रहा, इसका कोई सुन नहीं रहा। लेकिन इस प्रशांत और अंतरंग जी के या हमारे जी किसी साथी ने जो मशीन बनाई है, हम उसका कहना मान रहे हैं कि मशीन कहेगी तो हम सत्य हैं। लेकिन जो मनुष्य कह रहा है, जिसको इस मशीन को ऊपर वाले ने बनाया है, जिसने भी बनाया है, या जो कोई भी प्रामाणिक अप्रामाणिक शक्ति है जिसने बनाया है, उसका कोई कहना नहीं मान रहा। वो बता रही है मुझे दर्द है, वो मशीन कह रही है मेरी ये समस्या है, उसको कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारी बनी हुई मशीन कह देती है ऑल इज वेल, देन ऑल इज वेल। टेस्ट रिपोर्ट्स में कुछ आ नहीं रहा, फिजिकली आप चेक करते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। तो समस्या ये है, समस्या नाभि का डिसबैलेंस है, बॉडी का डिसअलाइनमेंट है। जैसे कार का अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं आप, अपने शरीर का क्यों नहीं करते? इसके लिए कोई मशीन बना देते हैं, वो भी नहीं है। यानी जो विद्या का क्रम शुरू हुआ है वो कहीं परे है, उससे अलग है, हटके है, जिसकी आवश्यकता नहीं थी वो हो गया है। तो हमने बिजनेस कर लिया ना, उसका धंधा बना लिया। बिजनेस से हटके जब हम सोचेंगे, मानवीय संवेदनाओं की तरफ जाएंगे, तब हमें इन चीजों का ज्ञान होगा कि कष्ट क्या होता है, या जिस पर बीतती है वही जानता है। तो व्यवस्था बनाने के लिए हमको पूरा आत्मसात होना पड़ेगा उसके साथ, कि हमको करना क्या है। हमें समझना है कि इसको समस्या आई तो किस स्तर पे जाके उसकी जांच करनी होगी। हम फिजिकल चेक करते नहीं है, हम तो पता नहीं क्या वो हमें कोरोना छोड़ जाएगा या कोई बीमारी हम पे छोड़ जाएगा, हम बड़े डर डर के भाव से रोगी के समक्ष बैठते हैं। चिकित्सक तो दिखते नहीं है, या देख भी रहे हो तो थोड़ा बहुत देखा, बाकी टेस्ट रिपोर्ट लिख दी। यानी मशीन की सुन रहे हैं, जो प्राकृतिक मशीन है उसकी कोई सुनवाई नहीं है, जो प्रकृति ने बनाई उसकी मशीन की कोई सुनवाई नहीं। तो केवल जब तक प्रकृति की मशीन पर नहीं आएंगे और प्राकृतिक तरीके से जांच पड़ताल नहीं होगी, जब तक रोग निदान परिमार्जन ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, तब तक जो कुछ भी चल रहा है वो वैसा ही चलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। ओवर टू अंतरंग जी। ये जो परेशानी है, आयुर्वेद का जो पहला सोपान है चरक संहिता में, वह 4 पुरुषार्थ की बात करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और योग का आधार भी जो मूलाधार चक्र है, वहां पर जो कुंडलिनी जागरण का जो हमारी जो वृत्तियां जो बताई गई है ना, अलग अलग चक्रों में जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों के आप देखेंगे कि मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ियां हैं, 4 पेटल्स हैं।
वह धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो यह जो हो रहा है वह इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज पूरी व्यवस्था अधर्मियों के हाथ में, धर्म धर्म के द्वारा यह चल नहीं रहा है। और आयुर्वेद जैसी पौराणिक विज्ञान को भी आज एलोपैथाइजेशन ऑफ आयुर्वेदा हो गया। और इसी कारण से यह हो रहा है जो गोपाल प्रसाद जी ने जो बुनियादी प्रश्न किया और प्रशांत चतुर्वेदी जी ने जो बताया, यह अब हम सबों के लिए तो यह एक क्रांति है। शक्ति संपादन गतिवर्धनम क्रांति, हमें शक्ति लगानी होगी। और शक्ति के बिना लगाए, न्यूटन भी बताया कि एक स्थिति में ही एक वस्तु रहती है, चाहे वो गति में हो या स्थिति में हो। तो जब तक शक्ति नहीं लगेगी तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। और तीव्र शक्ति संपादन गतिवर्धनम विप्लव, और तीव्र शक्ति लगेगी तो विप्लव होगा। तो इसीलिए विप्लव ही चाहिए। आज आमूलचूल परिवर्तन की क्रांति चाहिए हर क्षेत्र में। हर व्यक्ति को, सिर्फ हम मजबूर हुए और हम शरीर से बीमार हो गए तभी हम आयुर्वेद में आएंगे। यहाँ पर अभी हमारे यहाँ डॉक्टर रामलखन सिंह आए हुए हैं, जो भिंड क्षेत्र के, ग्वालियर क्षेत्र में के 4 बार सांसद रहे हुए हैं 2009 तक। आज वो BMS डॉक्टर हैं। मैंने उनसे पूछा कि मैं जीवा आयुर्वेद की बात कर रहा हूँ, जीवा आयुर्वेद में आए हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने आयुर्वेद के लिए क्या किया? तो कुछ नहीं किया, क्लिनिक भी नहीं चलाया, प्रैक्टिस भी नहीं किया। तो हम, और लेकिन सत्ता में तो उस समय नहीं थे, विपक्ष में थे। लेकिन उसके बाद जब सत्ता में आए तब भी नहीं करता। मतलब यहाँ पर जो इतने बड़ी ओहदा को प्राप्त कर लेता है वह भी व्यवस्था के लिए भागीदारी नहीं हो पाता है। तो आप सोचिए कि आम आदमी कैसे संघर्ष करेगा। आता है आयुर्वेद के पास जब वह अपनी शरीर को खराब कर चुका होता है और सारे टेस्ट कराने के बाद उससे जब निराशा हाथ लगी होती है, तब वह सोचता है चलो हम आयुर्वेद के तरफ हम कोशिश कर लें। यह तो मुश्किल लग रहा है। इसीलिए हमें अब यह समझना होगा कि यह क्रांति सबों की है। हमें घर घर में आयुर्वेद पहुंचाना, सबको जागृत करने की आवश्यकता है। ये इसी तरह हमारे प्रेमानंद महाराज जी का हाथ उठा हुआ है। प्रेमानंद महाराज जी अपने विचार व्यक्त करें, और जिनको भी बोलना है, हमारे पास बहुत 10 धन्यवाद मिनट सभी समय है। जी अंतरंग जी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी ने जो भी चर्चा करी, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करी आयुर्वेद के विषय में और नेचुरोपैथ के विषय में। हमारे बीच में अरुण तिवारी जी हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। झारखंड में शिविर के लिए उन्होंने लिखकर मैसेज डाला है, मैंने हाथ इसीलिए उठाया है। और मैं भी चाहता हूं कि अपने शिविर लगते रहें। प्रशांत जी से मेरी गुजारिश है कि महीने में जो भी शिविर जहां भी हों, आपस में हम सब लोग मिल करके उसको ऑर्गेनाइज करें। हमने तो घर घर आयुर्वेद पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया है। उसके लिए मैं एक कंपनी भी बना रहा हूं, जो कि लोगों को जोड़ करके हर घर में गौशाला के हमारे प्रोडक्ट पहुंचेंगे। और शुरू भी हो गया है, संजीवनी रस का हमने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया है, जाने लगा है भारत में कई जगह। और आयुर्वेद का भी जो हमारे गौशाला में प्रोडक्ट बन रहे हैं वो भी सब जाना शुरू हो गए हैं। उसके लिए हम कानपुर में जगह जगह, जिस प्रकार हमने गौकुंभ में देखा था, एक आए थे बजाज जी, महेंद्र बजाज जी, जिन्होंने अपना रस बनाया था और तमाम चीजें उन्होंने तैयार की थी। उस पैटर्न पे कानपुर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और कानपुर में एक शिविर का भी आयोजन करेंगे प्रशांत जी से समय लेकर के। जितने भी हमारे योग गुरु हैं और आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, उन सबको आमंत्रित करके एक बार कानपुर में भी कैंपिंग करेंगे। और चाहेंगे कि हर जिले में कैंप हो और आयुर्वेद को आगे बढ़ावा दिया जाए। अभी 30 नवंबर को हमारे राजू दीक्षित जी का कार्यक्रम है, जो उनका दिवंगत हुए थे, उस दिन उनकी पुण्यतिथि है। सभी लोग वर्धा पहुंच रहे हैं, प्रयास हम भी कर रहे हैं कि वहां पहुंचें और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ें। आयुर्वेद घर घर तक पहुंचाना है, यही हमारा नारा है। जय हिंद, जय भारत। अरुण तिवारी जी अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना माइक खोल के अपनी बात को रखें। जी अरुण तिवारी जी बोलिए। हाँ, सबों को जोहार। मैं अभी तो यूपी में ही लखनऊ से चला हूँ। आज राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति
महोदय का कार्यक्रम था हमारे इसी गुलजार उपवन में। और अभी मैं जो कह रहा हूँ या मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसमें, अभी डॉक्टर साहब वैद्य साहब ने बात रखा नेचुरोपैथी और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ गोबर पंचगव्य की बात होती है तो ये सारी चीज़ें जो है इजली प्रोसेस हैं। बहुत सारी असाध्य बीमारियों पर पूर्णतः कब्जा बना लिया गया है। उस पर ये कहें कि हम सफल हुए हैं गौमूत्र के प्रयोग से और गोबर के प्रयोग से। यहाँ तक मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि सफ़ेद दाग का इलाज अगर कहीं भी है तो पंचगव्य सिस्टम से है, जिससे लोग नाराज हो जाते हैं। जिसको लोग बोलते हैं कि सूर्य का प्रकोप लग गया है तो हमें ये सफ़ेद दाग आ गई है। जहाँ तक अर्जुन की छाल की बात मैं करूँ, 100% हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट वाले लोगों के लिए कामयाब है। तो मैं तो ज़्यादा कुछ इस पर बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं प्रकृति विश्वविद्यालय में खुद प्रशिक्षण ले रहा हूँ, दे नहीं रहा हूँ। मेरी भी उम्र 66 साल हुआ, तो मैं तो अभी सीख रहा हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। ऐसे कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और सीनियर प्रोफेसर हूँ मैं, लेकिन मैं विद्यार्थी ही मानता हूँ। ये मैं तो अभिषेक जी को बराबर कहता हूँ कि ये नेतृत्वशाला जो घर घर में प्राकृतिक चिकित्सा पहुँचाना है, और राजीव दीक्षित का अभियान था या सोच थी और उस पर पहल किया जाए। मैं 2 एकड़ में इस वर्ष 66 साल की उम्र में मड़ुआ की खेती किया हूँ। हमारे यहाँ कोदो और मड़ुआ गौन होता जा रहा है। मैं 100% कहता हूँ कि अगर सप्ताह में एक दिन कोदो खा लिया जाए तो पेट की तमाम बीमारी खत्म हो जाएगी। एक दिन मकई का भात खा लिया जाए तो ये जितना गैस, कब्जियत, लूज मोशन होता है, तो खाने के लिए तो मैं अच्छी तरह से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इसी विषय पर काम कर रहा हूँ। ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मैं जर्नी में हूँ, लखनऊ से बढ़ के अभी प्रयाग पहुँचा हूँ। जंक्शन भी नहीं, लोग मिले, कानपुर में हो और ये झारखंड में भी शिविर लगे। मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मेरी आवाज़ कटती भी होगी क्योंकि टावर ये गाड़ी में अप डाउन करते रहता है। तो हम लोग मिले, अगर वर्धा में मिलना है तो वर्धा मेरा भी वर्किंग एरिया रहा है। अभी कुछ दिन पहले वर्धा से लौटा हूँ। अभी पदयात्रा निकाले थे हमारे सर्वोदय मंडल लोग, उसमें भी मैंने सहयोग किया, अपने जो बेस्टम समय है उसी में से निकाल करके। मैं भी क्या, मैं तो जानता हूँ कि विश्व के सभी लोगों को प्रकृति के साथ आना ही होगा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। जितने भी पैथी हैं, इलेक्ट्रो, होम्योपैथिक, अंग्रेजी सिस्टम, अभी हमारे बीच में 2-3 भाई बैठे हुए हैं, सब लोग इलाजे की बात कर रहे हैं। किसी का एक्सरे नहीं हुआ लखनऊ में, किसी का टाइम फेंक दिया गया, कभी आइए आप 15 दिन के बाद। तो आना ही है सबको प्रकृति के बीच में। प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन हमें करना है। इन्हीं सब बातों के साथ, क्योंकि गाड़ी खुल गई है, मैं सबों को जोहार। हम लोग मिलें और मिल के अपने अनुभव का साझा करें। मैं अभिषेक जी को भी बराबर ये बात बोलता हूँ कि नेतृत्वशाला है, लगता है कि इसकी उपयोगिता बढ़ रही है। इसकी ज़रूरत की मांग के अनुसार इसमें समय भी कुछ बढ़ाया जाए, इसका कुछ कार्य किया जाए। पुनः सबों को जोहार, क्योंकि हमारे यहाँ का ही अभिवादन करने का एक तरीका ही है झारखंड का। धन्यवाद अरुण तिवारी जी। आप म्यूट कर लीजिए, आपकी ट्रेन की आवाज़ आ रही है, म्यूट कर लीजिए। तो आपने देखा कितनी अंदर से सबकी संवेदना है, पीड़ा है कि हमें इस प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, योग को हमें घर घर तक पहुंचाना है। लेकिन इसके लिए हमें जो योजना है, उस योजना पर मैं आप सब से निवेदन करता हूं कि अगले शुक्रवार तक आप सब लोग अपनी अपनी योजना बताइए कि इसे कैसे घर घर तक पहुंचाया जाए, किस क्या क्या कार्यक्रम किया जाए। जैसे हमारे प्रेमानंद महाराज जी ने जो
आज बात बताया कि कैसे उसको जगह जगह पर वह चिकित्सा और प्लस वो कार्यक्रम करेंगे और शिविर लगाने की बात कहा। हमारे अरुण तिवारी जी ने निमंत्रण दिया और अपने क्षेत्र में और खुद भी काम कर रहे हैं और बता रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं। तो ऐसे ही सभी का प्रयास और यह सीखने के लिए मैं डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी से निवेदन करूंगा कि उनको सब लोग संपर्क करें और वो एक सिलेबस बनाएं कि ये घर घर आयुर्वेद के लिए जो लोग भी सीखना चाहते हैं वह किस प्रकार इस हमारे नेतृत्व शाला के माध्यम से किस प्रकार इसको हम प्रशिक्षण दे सकें। और इस प्रशिक्षण को हम लोग एक एक छोटा सा एक ऐसा कोर्स जिसको कि सब लोग सीख सकते हैं और बेसिक जो हॉस्पिटल में पहुंचने वाली जो स्थिति रहती है थोड़ा सा मतलब आप ये सोचो पेट खराब होता है तो जो अजवाइन से अजवाइन हींग काला नमक सबके घर में रहता है और वह उसको नहीं इस्तेमाल करके आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको टेस्ट लिखता है और आप अंत में आप उनके माया जाल में फंस जाते हो और कुछ होता नहीं है उनसे। और जो कि आप आराम से गैस की प्रॉब्लम है उसको आप अपने घर के चिकित्सा से ठीक कर सकते हो। तो हमारे डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी का स्पेशलाइजेशन है किचन आयुर्वेद है, जो महर्षि वाघभट्ट जी अष्टांग हृदयम का पार्ट है कि हम घरेलू चिकित्सा घर के अंदर ही हमारी सारा यह रसोई चिकित्सा है, इसलिए इसको सीखा जाए। तो आवात पित्त का बहुत आसान है समझना कि हम कौन सी प्रकृति के हैं। हमारे जीवा पब्लिक स्कूल के बच्चे आज प्रकृति एनालिसिस करते हैं, छठी क्लास के 7वीं क्लास के बच्चे, और नाड़ी परीक्षण वो व्यक्ति को बातचीत करके बता देते हैं। ये बहुत आसान है, इसलिए इसको सीखा जाए और इसको पहुंचाया जाए। अंत में मैं समय हो चुका है, हमारे कोई भी साथी अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोलें। जी आचार्य जी, और थोड़ा मैं बोलूंगा। ये जी प्रशांत चतुर्वेदी जी डॉक्टर साहब से और आपसे दोनों लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि बीमारी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की। इसका हम लोग अगर रोज एक समय निकालें मीटिंग का और लोगों को अगर रोज इसमें चर्चा हो तो हमारी समझ से ज़्यादा बेहतर होगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने उपचार के लिए जुड़ भी सकते हैं। ये मीटिंग जो चल रही है ये तो चलती रहे अपने हिसाब से, शुक्रवार को अगर इसका दिन होता है कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे सुबह अभी कुछ दिन चलता रहा सुबह का कार्यक्रम, तो ऐसा कोई समय निश्चित किया जाए जिसमें कि हम सभी लोग जिनको थोड़ा ज्ञान है वो लोग लोगों के उपचार के बारे में परामर्श दें और उनको जागृत करें। ऐसा हम चाहते हैं, अगर आप लोगों की सहमति हो तो उस पर कार्रवाई की जाए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मैं आपको केवल एक ही निवेदन कर सकता हूं कि आप लोग जो भी करना है मुझे तारीख दें, क्योंकि मीटिंग खूब हो गई है। काम करने की जो है हमारी जो इच्छा शक्ति वहां मर जाती है जब मीटिंग होती है। मीटिंग से बेहतर, मीटिंग किस लिए करना है? हम एक दूसरे को जानते नहीं है, जानते हैं। एक दूसरे की शक्तियों को पहचानते नहीं है, पहचानते हैं। महाराज जी शक्तियों के मालिक हैं और अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तब इनसे पूछने की जरूरत क्या है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सीधा महाराज जी ने टाइम दिया है कि इतनी तारीख को इतने बजे क्या रख लें, क्या कहें। किसी को हमने वादा तो नहीं किया हुआ है, बस सीधी सी बात, शॉर्टकट में बात करनी है हमको। जैसे हमारे आदरणीय भाई कमलानंद जी बात करते हैं कि भाई हमको तारीख बताओ, प्रोग्राम बताओ, इतने बजे इतनी तारीख को ये करना है, खत्म बात। बस सीधा वो यही काम करना है। मीटिंग, कार्रवाई, प्रोग्राम ये बनाने का काम अब नहीं है ना, अब समय भी नहीं है। हम कितने साल जीवन में रहेंगे मुझे भी नहीं पता। तो हम, हमारे पास जो हमारे बड़े बुजुर्गों से प्राप्त सेवाओं के माध्यम से जो भी विद्याएं प्राप्त हुई है, हम कितने लोगों को शेयर कर सकते हैं। ये एक हमारा आदर्श होना चाहिए, हमारा एक व्यवस्था ऐसी बननी चाहिए, ना कि हम मीटिंग में अपना पूरा जीवन का समय निकाल दें तो आने वाली पीढ़ी केवल हमसे ये पूछेगी कि आपने किया क्या। जैसा कि अभी
योगी अंतरंग जी भी कह रहे थे कि साहब आपने किया क्या। कम से कम मैं तो अपने छाती पे हाथ रख के कह सकता हूँ, हाँ मैंने, जो मेरे से हुआ, मैं 24 घंटे में तैयार रहता हूँ। जो मुझे कोई वीडियो कॉल पे कॉल करता है, मैं उसको तुरंत समाधान की बात कर लेता हूँ कि भाई ऐसे नहीं, अभी ऐसे कर लो, हमारा कैंप लगेगा जब आप फला फला जगह आ जाना। तो हमारे पास में कैंप की तारीख होनी चाहिए, वीडियो कॉल पे मरीज होना चाहिए, उसको देखना है, उसको समझना है, नहीं समझ में आए तो उसको कह दो भैया ये टेस्ट करा लो, टेस्ट रिपोर्ट भेजो। नंबर 1। नंबर 2, जो शारीरिक परीक्षण या फिजिकल वेरिफिकेशन, वो आपको जब कैंप या जब हम कहीं मिलेंगे उस व्यवस्था में आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेंगे। टेस्ट रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है तो फिजिकल में तो आ ही जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरतमंद वही चीज है जो फिजिकल। क्योंकि अलग अलग तरह से आपने नाभि को टच करके भी चेक कर सकते हैं, आप पैरों को फिजिकली लिटा के चेक कर सकते हैं। देखिए, आज किसी के बच्चे के पेट में दर्द हुआ, और दर्द होने के बाद में आज माँ बाप क्या करते हैं, उसको सीधा गाड़ी उठाओ, निकालो बाहर, 200 रुपये का पेट्रोल जलाओ, डॉक्टर के घर जाओ, 1000 रुपये की फीस दो, नाइट चार्ज भी दो, रात को दर्द हुआ तो क्या होगा रिपोर्ट में, वो टेस्ट रिपोर्ट में अभी ऐसा करो, ये पेन किलर खिलाओ, सुला दो, पेन किलर खा के बच्चा सो जाएगा। दूसरी बार कल जो आएंगे तो आप ये फला टेस्ट करा के आना, लोअर एब्डोमेन सोनोग्राफी या अपर एब्डोमेन या ऑल एब्डोमेन सोनोग्राफी टेस्ट करा के आइए, क्या प्रॉब्लम है हम चेक करके फिर बताएंगे। और ये फला फला एक्सरे करा लीजिए। एक्सरे का खर्चा, सोनोग्राफी का खर्चा, गाड़ी के तेल का खर्चा, लाइन में लगने का टाइम का खर्चा, ये सब है आदमी के पास, लेकिन आयुर्वेद समझने के लिए टाइम नहीं है उसके पास। जबकि खोना क्या था इसी चीज को, वो केवल बच्चे को लिटाता या बड़े को लिटाता और 2 मिनट में नाभि चेक करता, जो डिसअलाइन हुई है उसको तुरंत ठीक हो जाता, तुरंत, विद इन 2 या 5 मिनट के अंदर वो वहीं ठीक हो सकता था। और हमने करके दिखाया है लोगों को। अब वो करना हमको आना चाहिए। ये घर घर में ये छोटी सी चीज तो सबको, दादी नानी को पहले पता थी, हमने गलती कर दी, हमारे बच्चियों को, हमारे परिवारजनों को अंग्रेजी की किताबें दे दी, थमा दी, और ये जो विज्ञान जो हमारा था इसको छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ये भी साथ में चलता रहता, अंग्रेजी विद्या भी पढ़ाते, कोई दिक्कत नहीं थी। आज भी पढ़ाने की आवश्यकता है, और ये बताने की आवश्यकता है कि हम किस तरह से ठीक हो सकते हैं। इसके लिए नाभि का मैं पूर्ण विज्ञान लिख रहा हूँ। जहां जहां ग्रंथ में कहीं भी आए हैं हमारे, जहाँ वेद वेदांत उपनिषद कहीं भी आई हैं, नाभि के ऊपर मैं पूरी चिकित्सा कर रहा हूँ। नाभि से केवल और केवल आपके 1-2 रोग नहीं ठीक हो रहे हैं, नेवल नाभि के जैन साहित्य में तो यहाँ तक कि 8 प्रमाण दिए हुए हैं, 8 स्थान है उसके, अलग अलग स्थानों पर नाभि का फंस जाना या रुक जाना या डैमेज हो जाना या रुक रुक करके कहीं ब्लॉकेज हो जाना, उसके कारण जो होने वाले रोग हैं उसकी बड़ी सारी सूची हमारे आचार्यों ने बताई है। कुछ भी नहीं करना तो भी इतना करने से भी हो जाता है। केवल इतना परीक्षण करो, नाभि के अंदर 2 से 4 बूंदे पानी डालो, सीधे लिटा करके, जिधर उत्तर की बहाव है, दिशा 8 दिशाओं में कौन सा बहाव है, कौन सी बीमारी है, ये सारा चीज विज्ञान है पूरा। ये विज्ञान से कोई टेस्ट की खर्चे नहीं है, कोई खर्चा ठीक करने का नहीं है, तुरंत प्रभाव से वहीं के वहीं ठीक हो जाता है। और कोई, भाई उत्तर दिशा में गई ये नाभि तो आपको अरंडी का तेल डाल देना, दक्षिण में गई तो ये कर लेना, पश्चिम में गई, दक्षिण पश्चिम में या वायव्य कोण में है तो ये करना है। बस इतना से तो काम है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, सब कुछ लिखित है। ये ऐसी विद्या है जिसको हम तुरंत प्रभाव से ठीक कर सकते हैं। और हम कहते हैं कि साहब ठीक ही नहीं होते। हमने सुनी सुनाई बातों पे विश्वास किया है, आजमाया नहीं। आजमाने के लिए केवल और केवल एक ही काम करना है हमको, तारीख और कैंप तय करना है, और कुछ नहीं करना। जो ये कर सकता है, मुझे लगता है कि वो मेरे साथ है, ये आयुर्वेद के साथ है, हमारी सनातन परंपरा के साथ है। जो नहीं कर पा रहा है, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं मजबूर हूँ ये कहने को कि वो खाली केवल और केवल भाषा शैली या अपने, मैं क्या कहूँ, खाली वाणी को ही बोलना जानता है, करना कुछ नहीं जानता। ऐसे आदमियों के साथ में न तो रहना न आना। बेहतर ये, मैं उनसे करबद्ध और चरण स्पर्श करके क्षमा प्रार्थी हूँ।
सीधे तारीख बताइए, कैंप बताइए। बस इतने कह करके मैं विराम लेता वाणी को। मेरे सभी आदरणीय है, सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। ये एक्चुअली प्रशांत दादा एक बहुत बड़ा, बहुत मतलब करबद्ध निवेदन है कि यह एक जो लीडर होते हैं वह ऐसे नहीं कि वो बोलेंगे कि आप, मैं तो तैयार हूँ, आप मुझे बुला लो। लीडर को खुद ही बढ़ना पड़ता है और खुद ही जा करके उसे आग में, स्वामी विवेकानंद कहते थे, बिकम दैट मीटियोर विच विल बर्न योरसेल्फ टू एनलाइटन अदर्स। आप ऐसे तारे बनो जो कि खुद को जला करके दूसरों को प्रकाशित करो। तो जो लीडर्स हैं वह खुद जलेंगे। और जैसा आपने कहा कि मुझे खाने का सूद नहीं रहता, समय का पता नहीं रहता, तो इनको बुलाने के लिए भी इंतजार नहीं करना है, आपको देखना है और पहुंच जाना है। और जहाँ जहाँ जरूरत होगी आप पहुंचते ही हैं। और जो लोग भी यहाँ पर समझ रहे हैं, सब लोग इसको, इस कार्यक्रम को लें और इसकी क्रांति की प्लानिंग बनाएं, कहाँ कब कैसे पहुंचना है, क्या करना है। एक बात। दूसरी बात कि सब लोग यह ये संकल्प लें कि हमें सीखना है। और प्रशांत दादा का काम है उसे सिखाना। और भी जो लोग भी जानते हैं जो भी विद्या, जैसे अरुण तिवारी जी ने कुछ बोला, और जो भी जानते हैं सब मिलकर के एक दूसरे को आदान प्रदान करें। तो एक करिकुलम, एक सिलेबस बनाया जाए और इसे सीखा जाए। राजीव दीक्षित जी के साथ रहे हुए डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी ने, और पिछले 30 वर्षों से उन्होंने आयुर्वेद का प्रयोग किया। और इसलिए उनको हम लोग सीखें, सुने और सीखें। यह दोनों योजना बनाया जाए। और अंत में समय हो चुका है और किन्हीं को कुछ बोलना है, हाथ उठाते तो या बिना हाथ उठाए भी आप अंत में कुछ भी एक शब्द या एक दो ये बात बोल सकते हैं अनम्यूट करके, या हम इसे समाप्त करेंगे। तो अलका दीदी, आप कुछ अंत में हमें आशीर्वाद देना चाहेंगे? अलका दीदी सुन रहे हैं? ठीक है, सबों को धन्यवाद। हम लोग अगले शुक्रवार के लिए सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग अपनी योजना लेकर आएं। इस बीच में डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी का आप लोगों के पास नंबर होगा। और नंबर अगर नहीं है तो अभी चैट बॉक्स में हम डाल देते हैं। और आप लोग जो भी संपर्क करना चाहते हैं आप लोग संपर्क करें, अपने शिविर की योजना बताएं, आप लोग अपने क्षेत्र में जो काम ये करना चाहते पलामू, हैं उसे बताएं। पलामू झारखंड में भी शिविर लगाने की कृपा करें। तो डिमांड कर रहे तो हैं, तो वही या तो हम अरुण चर्चा तिवारी करें जी, अलग से अरुण नंबर तिवारी लेकर जी, के। वो अरुण तिवारी जी हैं, वो अपनी हाँ। बात रख चुके हैं पलाम अपने झारखंड के बारे में। वो जो ट्रेन में बैठे हुए थे उन्हीं का है मैसेज। अच्छा अच्छा, राइट राइट और राइट। वो बोल चुके हैं और वो आमंत्रित आप कर चुके हैं। अब वो आपका नंबर, उनका नंबर आप एक दूसरे को शेयर कर देंगे और आप लोग अपनी प्लानिंग बना लें। और दूसरी बात है कि जो लोग भी सीखना चाहते हैं आप लोग मेरे या प्रशांत दादा को अपना नंबर दें और इसकी प्रोग्राम बनाई जाए। और जो प्रेमानंद महाराज ने कहा वह भी हो, उसका भी हम लोग प्लानिंग करेंगे कि किस तरह से यहाँ निरंतर क्लास चल, या कोई एक समय निकाल करके हम लोग रेगुलर ऑनलाइन, चला ऑनलाइन भी शुरू सकें। करें। ऑनलाइन जैसे अपन पहले कर भी रहे थे इन्हीं ना। के इन्हीं के लिए, मतलब जो लोग भी सीखना चाहते हैं उन्हीं के लिए। हाँ। जी प्रशांत दादा, आपका पहले नंबर बोलिए। एट आपका नाइन नंबर ट्रिपल बोलिए। फाइव 8955 72281। 72281। दूसरा नंबर? हाँ, 7014325706। 25706। 6। ये मैं नंबर डाल रहा हूँ। जिनके पास नहीं है वो लोग ये नंबर ले लें और कांटेक्ट करें। चलिए, सबों को धन्यवाद। और फिर हम
अगले शुक्रवार को मिलते हैं। तब तक के लिए हम लोग ये योजना बनाते हैं और जिन लोगों ने भी जो भी सुझाव दिया है उसको पूरा करते हैं और इस प्रकार और कार्यक्रम को कोई आगे बढ़ाते हैं। और किसी को धन्यवाद। समस्या है तो वीडियो कॉल पे भी संपर्क करा सकते हैं डायरेक्टली। अभी किसी को दिक्कत आती है तो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, समझे हैं? जी, बोल दिया कि जिनको जैसे भी राइट। जरूरत है नंबर दे दिया है। आप लोग एक दूसरे को जुड़े। दो काम, अपने क्षेत्र में जो भी शिविर लगाना है, चिकित्सा करनी है, उसके लिए बात करें, वीडियो कॉल पर कांटेक्ट करें। और या मतलब पहले मरीज की बात करना, वीडियो कॉल पे ये करना। और इस सब में अकेला एक व्यक्ति नहीं कुछ कर सकता, इसीलिए सभी लोग इस चिकित्सा को सीखें और सीखने के बाद यह संभव हो सकेगा। ठीक है, धन्यवाद सभी को। फिर मिलेंगे सभी अगले को प्रणाम। शुक्रवार 8:15 इस विषय के लिए अगले शुक्रवार। और रोज हम लोग सुबह मिल रहे हैं। और प्रशांत चतुर्वेदी जी, आपसे भी निवेदन है, आप कोई अलार्म लगा के रख दीजिए कि 8:15 आपको इस जो गोपाल प्रसाद जी ने जो निवेदन किया है कि अगर आप अलार्म लगा के रख दें आयुर्वेद के, ये सॉरी, इसके नाम से, नेतृत्व शाला के नाम से, तो हर बार हर दिन कुछ ना कुछ इस विषय पर बात हो जाएगी आपके द्वारा। धन्यवाद। ओके जी, धन्यवाद। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। राधे राधे। हरे राधे कृष्ण। राधे, जोहार। प्रणाम। सभी को भावनामृत। जोहार। जोहार जोहार। जी।